Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक। मतलब कि जब ब्रिटिश कंपनी आई थी यहाँ सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, पर बाद में ऐसे क्या क्या परिस्थितियाँ बनी या क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि एक व्यापारिक कंपनी साम्राज्य स्थापित करने लग गई या साम्राज्य उन्होंने स्थापित ही कर लिया था। लेट्स स्टार्ट। हमने प्रीवियस क्लास के NCERT में भी पढ़ा है कि मुग़लों के शासनकाल में जो औरंगजेब था वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए उनके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो साम्राज्य को बरकरार रख सके, उसे बांध के रख सके। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद मुग़ल साम्राज्य विखंडित हो गया, बट गया, ठीक है। और जो बहुत सारे बड़े बड़े सूबेदार थे या ज़मींदार थे, उन लोगों ने अपनी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और सत्ता अपनी अपनी लेके बैठ गए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक पहले आए थे ये लोग सिर्फ व्यापार करने के लिए, पर 18वीं सदी एंड होते होते ये लोग राजनीति में भी आ गए, ठीक है। मतलब राज करने के उद्देश्य से यहाँ पे इन्होंने अपने काम करने शुरू कर दिए। ये देखिए पिक्चर यहाँ पे क्या शो कर रही है। बहादुर शाह जफ़र, सबको मालूम है आखिरी मुग़ल सम्राट था हमारे इंडिया का। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में सभी विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता मान लिया था, पर हुआ क्या था कि विद्रोह तो कुचल दिया गया और कुचलने के बाद बहादुर शाह जफ़र को तो देश से निकाल दिया और उसके बच्चों को, उसके बेटों को उसके सामने ही मार दिया गया कैप्टन हडसन द्वारा। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैप है यहाँ पे शो कर रहा है कि किस तरह से ये लोग रास्ता नाप के आया करते थे, ठीक है। ये लोग यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते थे, यहाँ से भी और यहाँ से भी ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते थे। केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का सबसे जो लास्ट वाला आइलैंड है, इसको केप ऑफ गुड होप भी एक नाविक ने ही नाम रखा था, इस उम्मीद में, ये बोलने के लिए कि हाँ कम से कम मैं यहाँ तक तो पहुँचा जब इंडिया की खोज चल रही थी, ठीक है। तो फिर यहाँ से लेके ऐसे घूम के ऐसे ऐसे करके या मुंबई, मद्रास और कैलकाटा ऐसे करके ये ना रास्ते बने हुए थे इंडिया आने के। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, नेम याद रखना कौन सी महारानी से इजाज़त मिली थी इंडिया में व्यापार करने की। एलिजाबेथ प्रथम ने इजाज़त दी थी इंडिया में व्यापार करने की ब्रिटिश कंपनी को। नॉर्मली कंपनी थी ब्रिटिश जो इंडिया, और इतना ही नहीं, इस कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार भी मिल गया। एकाधिकार करने का मिलने का मतलब है कि उस देश की कोई और कंपनी भारत आके व्यापार नहीं कर सकती, इस कंपनी को कंपटीशन वो नहीं दे सकती कोई और भी दूसरी कंपनी। बट जो ये परमिशन लेटर मिला हुआ था वो सिर्फ उसी देश की कंपनियों के लिए था, दूसरी यूरोपीय कंपनियों के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जब अंग्रेज़ों को रास्ता मिला इंडिया आने का और देशों ने देखा कि भाई अंग्रेज इंडिया में आके व्यापार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा के जा रहे हैं, तो जो दूसरे देश की यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी इंडिया आनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए, ठीक है, फिर तो लाइन लगती चली गई, फिर उसके बाद डच, फ्रांसीसी सब आ गए इंडिया में व्यापार करने के लिए। सारी कंपनीज इंडिया में आ तो गई, बट प्रॉब्लम ये थी कि सारी एक ही टाइप की चीज़ें खरीदना चाहती थी। क्यों? क्योंकि यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की, ठीक है, बहुत बढ़िया वाली डिमांड थी। और काले मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी, क्योंकि ये मसाले
एक तो टेस्ट अच्छा बनाते हैं खाने का, ऊपर से वो लोग नॉनवेज यूज़ करते थे, तो नॉनवेज को लंबे टाइम तक प्रिवेंट करके रखने में भी ये मसाले बहुत हेल्प किया करते थे। बहुत सारी कंपनियां एक साथ इंडिया में आ गई, एक साथ डिमांड बढ़ गई। ज़्यादा डिमांड बढ़ने से प्राइस भी हाई हो गए, ज़्यादा प्राइस हाई हो गए तो सारी कंपनीज का मुनाफा नीचे गिरने लगा। इवन कंडीशन ये आ गई एक दूसरे को मार्केट से हटाने तक की गई, उनके बीच में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। किसी को मौका मिलता तो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती, या फिर माल से लदे जहाज़ों को आगे ही नहीं जाने देते थे। ऐसे करके हज़ार रास्ते अपनाते थे कि दूसरी कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश ना कर सके। एक दूसरे को कंपटीशन, कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं दिया जा रहा था, हथियारों की मदद से चल रहा था। मतलब एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, किसी का कुछ नुकसान कर देना, ठीक है। इवन व्यापारिक चौकियों को, मतलब जहाँ से व्यापार संचालित किया जाता था, उनको किलेबंदी के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता था। अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी एक राजा का ये राज्य है तो इस पे पूरा अधिकार उस राजा का ही तो होगा। मान लीजिए इतने एरिया में अगर कोई भी कंपनी आके अपने किले बना देती है, भले ही वो किसी और से सुरक्षा के लिए बनाए, पर जो यहाँ का किंग है, जो यहाँ का राजा है, उसको तो प्रॉब्लम होएगी कि उसके एरिया में उसके अलावा किला और कौन बना सकता है, ठीक है। तो ये तो जो ब्रिटिश कंपनी थी, सॉरी ये तो कंपनियाँ थी, व्यापारिक कंपनियाँ, ये किंग थी, तो इनकी आपस में भी है ना लड़ाइयाँ काफ़ी बजने लगी, मतलब आपस में भी टकराव होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू किया अपनी फैक्ट्री का काम, पहली इंग्लिश फैक्ट्री। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और उस ज़माने में व्यापारी को फैक्टर बोला जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्यापारियों को उस ज़माने में क्या बोला जाता था? फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, वेयर हाउस जहाँ पे सामानों को जमा किया जा सकता है। मान लीजिए आयात हुआ, हमने दूसरे देश से सामान मंगाया, तो वहाँ पे एक वेयर हाउस होता है कि कुछ टाइम के लिए उस सामान को वहाँ पे सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे ही अगर कोई सामान भेजना है और कोई भाई प्रॉब्लम आ रही है कि एकदम जहाज़ पे सामान नहीं ला सकते, तो वेयर हाउस में रखवा दिया, ठीक है। तो वेयर हाउस था और यहीं से व्यापार अच्छा होता था। यहीं पे उसके दफ्तर थे, मतलब व्यापार के ऑफिसेस थे, और इसमें कंपनी के ऑफिसर्स बैठते थे। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। देखो थोड़ा समझते हैं, ये एक राज्य है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर उन्होंने जगह ले ली। धीरे धीरे लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई आप आओ, हम आपको काम देंगे, आप यहाँ बसो, ठीक है। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पे किले बनाने शुरू कर दिए, किले बना लिए। इवन औरंगजेब से इस बात की भी परमिशन ले ली कंपनियों ने, क्योंकि भाई धूर्त तो थे वो लोग, चालाक तो थे। उन्होंने औरंगजेब से ये परमिशन तक भी ले ली थी कि कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार भी करने दे, व्यापार अंग्रेज़ों को। जैसे भी हो सकता था अंग्रेज़ों ने कोशिश की इंडिया में अपने पाँव जमाने के लिए। कभी रिश्वत दे दी, ठीक है, रिश्वत दे के 3 गाँवों की ज़मींदारी खरीद ली। एक गाँव था कालीकता, इम्पोर्टेंट, कालीकता, जो बाद में कैलकाटा बना और आज इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने लगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छूट, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंडीशंस बनाने लगे कि जो उनके फेवर में हो, और जो पहले से उनको अधिकार मिले हुए थे, पहले से उनको राइट्स मिले हुए थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। एग्जाम्पल के लिए औरंगजेब ने केवल कंपनी को ही मना किया था कि आप बिज़नेस कीजिए और हम आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे, बट जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, जो पर्सनल लेवल पे बिज़नेस कर रहे थे, उनको तो परमिशन नहीं थी इस चीज़ की, बट वो फिर भी मना कर रहे थे, हम टैक्स नहीं देंगे। तो
इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि बंगाल से राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, क्योंकि जो बंगाल की आम जनता थी उनसे तो राजस्व वसूला जा रहा था, बट जो कंपनी थी और कंपनी के लोग थे, जो मतलब जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनसे कर वसूली ही नहीं हो रही थी। व्यापार से युद्धों तक, मतलब कि जो कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी वो युद्धों तक कैसे पहुँचे। हमने अभी प्रीवियस हेडिंग में पढ़ा, कंपनी को जो भी अधिकार दिए जा रहे थे वो उसका गलत फ़ायदा उठा रही थी, बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। फिर क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत में आ गए, अपनी ताकत दिखाने लगे, और दूसरी क्षेत्रीय ताकतों को भी यही हालत थी। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दीन खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, और ये सभी शक्तिशाली शासक थे। कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, कंपनियों को जो छूट या फिर जो अधिकार मिले हुए थे वो देने से मना कर दिए। सिक्के ढालने के लिए मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगने लगे, ठीक है, और किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया, मना कर दिया कि अब आप किले नहीं बनाएंगे। और कंपनी पे आरोप लगाया कि कंपनी धोखाधड़ी कर रही है, टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, कंपनी के ऑफिसर्स अपमानजनक लेटर्स लिख रहे हैं बंगाल के नवाब को, और इससे बंगाल के राजस्व में कमी होनी शुरू हो गई, जिससे बंगाल को दिक्कत होने लगी। कंपनी का कहना था, कंपनी ने जो आंसर दिया कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी ने बोला कि जो लोकल लेवल पे ऑफिसर्स थे उनकी वजह से कंपनी का व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल सकता, और बिजनेस तभी चलेगा, व्यापार तभी चलेगा जब सरकार शुल्क हटा ले। और कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपने व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, ठीक है। कंपनी को ये लग गया था कि भाई अब जितने लोग हम हैं इससे काम नहीं चलेगा, हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। अब भाई तुम कहीं पे बिजनेस करने गए हो, वहाँ के गांव, वहाँ की राजनीति में घुसोगे, वहाँ के शहरों को अपने तरफ करने की कोशिश करोगे, खरीदने की कोशिश करोगे, वहाँ के राजा को दिक्कत होगी और टकराव भी लाजमी है। तो टकराव होने लगा और प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में इनकी टक्कर हो गई। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो गई। उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब के बंगाल बने, और सिराजुद्दौला था तो भाई कम उम्र का, बट बंदे में ताकत बहुत थी। इसकी ताकत से कंपनी को काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उनको हेल्प करे, उनकी सुविधाएं, उनकी रियायतें ना काटे। तो कंपनी ने प्रयास किया और सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को सोचा कि भाई नवाब बना दिया जाए, पर कंपनी कामयाब ही नहीं हुई। इवन सिराजुद्दौला ने हुक्म दे दिया कि कंपनी उनके राजनीतिक मामलों में, उनके राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है और उसको परेशान करना बंद कर दे, इंटरफेरेंस बंद कर दे और किलेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाए। दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे। सिराजुद्दौला रियायतें देने को तैयार नहीं था और जो भी ये बंदिशें लगाई थी वो हटाने को तैयार नहीं था, और कंपनी ये सब चीज़ें मानने को तैयार नहीं थे। रिज़ल्ट ये हुआ कि 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार में इंग्लिश फैक्ट्री पे हमला कर दिया। नवाब की फ़ौज ने कंपनी के ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पे ताला डाल दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए। अंग्रेज़ों के जहाज़ों को भी घेरे में ले लिया, मतलब अच्छे से उनको घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कैलकाटा स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख किया, बट कैलकाटा के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पे मद्रास में तैनात रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया, और नौसेना भी इनकी हेल्प कर रही थी। मतलब
जल सेना होती है वो हेल्प कर रही थी। नवाब के साथ काफ़ी लंबे समय तक सौदेबाजी चली। ये चला कि भाई तुम ये इतना कर दो, हम कर लेंगे, आप यहाँ पे रियायत दे दो, हम यहाँ पे आपको ये कर देंगे। बट 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई की और नवाब सिराजुद्दौला इस वजह से हार गया क्योंकि एक सेनापति ने हेल्प नहीं की। उस सेनापति का नाम था मीर जाफ़र, क्योंकि उसको रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दे दिया था कि अगर तू सिराजुद्दौला की हेल्प नहीं करेगा या फिर सिराजुद्दौला हार जाएगा तो तेरे को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह जंग भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। कंपनी अभी भी है ना शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, सिर्फ पैसे लेने से मतलब था। ठीक है, उनका जो मेन एम था, जो मेन मोटिव था, उनका था व्यापार करना, व्यापार को बढ़ाना। और ये काम तभी हो सकता था कि जिस एरिया में वो व्यापार कर रहे हैं वहाँ के राजा उनमें सपोर्ट करे। इसी वजह से ये प्लासी का युद्ध हुआ। बट कंपनी के लिए ये रास्ता भी आसान नहीं था। उन्होंने सोचा था कि जो कठपुतली नवाब है वो उनकी हेल्प करेगा, बट नवाब का भी अपना क्या था, भाई प्रजा के नज़र में अपनी इज्जत बचानी थी। तो मीर जाफ़र ने विद्रोह कर दिया, कहा कंपनी से भाई तुम ये मतलब कुछ हेल्प वगैरह ठीक है आपको मिल जाएगी बट आपको टैक्सेस तो पे करने पड़ेंगे। फिर क्या था, कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने भी परेशान करना शुरू कर दिया और बक्सर की लड़ाई 1764 बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मीर कासिम हार गया और मीर जाफ़र को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया। बट अब की बार शर्तें लागू कि मीर जाफ़र को या फिर नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी तो अपना व्यापार बढ़ाना चाहती थी, तो उन्होंने ये फील किया कि अब उन्हें खुद को ही नवाब बनना पड़ेगा। तो 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और 1765 में मुग़ल सम्राट ने ही कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, मतलब जिसके पास रुपये पैसे से रिलेटेड काम हो। दीवानी मिलने का ही तो सबसे बड़ा पंगा था, अब वही सॉल्व हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, बट उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इस रीज़न ये था क्योंकि इंडिया में बेचने के लिए कंपनी के पास कुछ और था ही नहीं, इस वजह से उनको अपने सोने और चांदी को यूज़ करना पड़ता था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, मतलब कि ब्रिटेन से सोना आना कंपनी के पास कम होने लगा। और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि बंगाल से होने वाली इनकम से कंपनी अपना सारा खर्चा बड़े आराम से चला सकती थी। और अब देखते हैं टॉपिक कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाबों को, जो असली नवाब थे, उनको बाध्य किया गया कि कंपनी के ऑफिसर्स को निजी तोहफे के रूप में, मतलब पर्सनली गिफ्ट दे, और वो भी क्या, ज़मीन और बहुत सारा पैसा। इवन खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में काफ़ी दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो मद्रास आया था इंग्लैंड से, मतलब जिसको अब चेन्नई बोला जाता है, मद्रास को 18 साल का था। और 1767 में इतने कम टाइम में भी 24 ईयर्स में ही वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा से भारत के लिए रवाना हुआ। तो उसकी दौलत देख लीजिए कितनी ज़्यादा थी। समझ नहीं आता वो यहाँ पे शासन संभालने के लिए आया था, मतलब काम संभालने के लिए आया था, या सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए आया था। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया। पर 1772 में ब्रिटिश संसद में
उसके ऊपर खुद के भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और सरकार को जो भी उसकी संपत्ति थी उस पर शक होता था कि भाई इसने सही से भी कमाई है या फिर संदेहास्पद था काम। भ्रष्टाचार के आरोपों से उसको बरी तो कर दिया, बट 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के जो अदर ऑफिसर्स थे क्लाइव की तरह पैसे तो इकट्ठे नहीं कर पाए, बट फिर भी उनकी ख्वाहिश थी कि जब वो लोग यहाँ से जाए तो अच्छा खासा पैसा कमा ले ताकि वापस आने के बाद ज़िंदगी आराम से बीत जाए। काफ़ी सारे रीजंस थे कि बहुत सारी बीमारियाँ होगी, बहुत सारी लड़ाइयाँ होगी, इस वजह से कम उम्र में ही काफ़ी ऑफिसर्स की तो डेथ हो गई और जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस चले गए उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा जीवन जिया और वहाँ के लोग उन्हें नवाब का और लोग उन्हें रातों रात अमीर बनने की वाली लोगों में देखते थे। ठीक है, नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन 1757 से 1857 मतलब 100 साल के टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। कंपनी किसी भी भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने के लिए डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं करती थी, पहले अपने राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक संसाधनों का यूज़ किया करती थी। बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए जो कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, मतलब जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। कंपनी के हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना इन लोगों का काम था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी राज्यों के भीतर भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, काम कैसे चलेगा, किस पद पे किसको बिठाया जाएगा, ये भी ऑफिसर्स ही सेट करना चाहते थे। इवन कई बार तो कंपनी ने रियासतों पे सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और सहायक सेना के रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था नवाब को, मतलब नवाब ने कंपनी को पैसा देना होता था। अगर भारतीय शासक चूका तो जुर्माने के तौर पे उसका इलाका कंपनी के अंडर में आ जाता था। एग्जाम्पल, रिचर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल था 1758 से लेकर 1805 तक, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि वो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे और हैदराबाद भी इसी बेसिस पे गया था। जेम्स मिल ने इलैबोरेट की कि रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था और उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह उसके अकॉर्डिंग काम करते थे जब तो आराम से चलता था, बट अगर राजा कुछ भी अपना करने की सोचते थे या फिर कुछ भी ऐसा घटा जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ होता था, वहीं पे टकराव हो जाता था। और ये जेम्स मिल के वर्ड्स है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ टिल देन डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।